जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोग का, और यह आज आपका पॉलिटी का जो छठा क्लास का है। इसके पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन करवा चुके हैं। आज चैप्टर छठा होगा और इसमें विविधता की समझ। याद रखिएगा, विविधता की समझ नहीं, यहाँ पर चैप्टर कुछ गड़बड़ हो गया है। याद रखिएगा, छठा चैप्टर जो होगा यहाँ पर है ग्राम प्रशासन। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्राम प्रशासन है। तो ग्राम प्रशासन से जितने भी संबंधित चीज़ें हैं सबको हम लोग यह ध्यान से बढ़िया से पढ़ेंगे कि आखिर ग्राम में जो झगड़ा होता है वो कैसे होता, थानेदार का क्या रोल होता, कर्मचारी का क्या रोल होता, सारा को हम लोग इसके डिस्कशन करेंगे। सबसे बात करेंगे कि गांव में झगड़ा। तो गांव में झगड़ा का बहुत सारा कारण है। एक तो जाति में झगड़ा हो जाता। आम झगड़ा जो देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक आपका इसका नाम है मोहन और एक बड़ा आदमी जो पैसे वाले कहते हैं, गांव का रईस आदमी जिसका नाम है रघु। याद रखिएगा, इसका नाम है रघु, इसका नाम है मोहन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि यह मान लेते हैं दोनों का खेत है, यह रघु का खेत है, यह किसका है, मोहन का खेत है। तो अब देखिएगा, जो आड़ी होता, एक मेड़ के द्वारा ही दोनों का खेत क्या होता, अलग होता। यही मेड़ तो है जो उसके खेत को क्या करता, अलग करता। यानी कि इतना बड़ा ही मेड़ रहता और उसको क्या करता, अलग कर देता है कि यह रघु का खेत है और यह जो है किसका खेत है, यह आपका मोहन का खेत है। अब एक दिन की बात मान लेते हैं कि किसी दिन रघु का आदमी गया, इसका जो मजदूर गया, यह आड़ी को देखेगा थोड़ा सा काट लेता है, अपना खेत का कहता है कि साइज बढ़ा दिया, थोड़ा सा ही काटता, लेकिन इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है गांव में। अब इसके लिए क्या होगा, यह अमीर आदमी था, पैसे वाला था, तो यह रघु जो मोहन है वह हिम्मत नहीं कर रहा था किसको जाके कुछ बोले। लेकिन जब यह खेत की बात आता है तो यह क्या होता, उसके घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचने के बाद मान लेते हैं हम लोग सब इमेज कर रहे हैं, अगर घर पर पहुंचा तो घर पर गया तो इसको बोला कि आपने मेरा खेत को, यह आड़ी को काट लिया, अपना खेत बढ़ा लिए। तो क्या होगा, यह अमीर आदमी है, पैसे वाला है, मजबूत है, तो इन्होंने क्या किया, इसको मारने लगता है। और जब मार हो जाता है यह दोनों में, तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पर केस का बात आएगा, थाना जाएगा और सारा प्रभाव क्या होगा, अब थानेदार के हाथ में। चूँकि यह गरीब आदमी हमेशा क्या होता है, यह ये सब चीज़ से क्या होता, हमेशा यह झेलते रहता और यह ऐसा होता। अब क्या होगा कि यह लोग जो है तरह तरह का, जब दोनों में झगड़ा होगा तो यह तरह तरह का लोग, कोई कहेगा केस कर दो, कोई कहेगा कि गांव में ही मामला को निपटा लो। इस प्रकार से तरह तरह की बात होता। तो अगर मान लेते हैं कि यह खून हो गया दोनों में, ठीक है, ये मार के इसका यह सर फाड़ दिया, ये जो है नहीं मार पाए, चूँकि मजबूत आदमी नहीं था, नौकर बुला करके इसको मरवा दिया। तो क्या होगा कि यह अब जाएगा थाना। तो अब देखते हैं थानेदार का क्या काम होता। पहले पुलिस थाना का क्षेत्र की बात करेंगे। तो जो अभी मोहन और रघु था, अब हर एक पुलिस स्टेशन का जो है ना एक क्षेत्र होता। मान लेते हैं कि आपका पुलिस स्टेशन है, यह पुलिस स्टेशन है, और यह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुछ क्षेत्र निर्धारित होता। तो दोनों जैसे इस प्रकार से क्षेत्र है, 2-3 गांव, यह एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता। तो इस गांव में जितना चोरी होगा, डकैती होगा, मारपीट होगा, सारा क्या होगा, इसी पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो रघु और मोहन का भी मामला था, तो मोहन गया कहाँ, पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन वाला यानी कि पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता, वह क्षेत्र क्या होता, निर्धारित होता। हर पुलिस स्टेशन का कार्य क्षेत्र क्या होता, निर्धारित होता, जो उसके नियंत्रण में रहता। लोग उस क्षेत्र में जितना भी होता है, चाहे चोरी हो, दुर्घटना हो, मारपीट हो, झगड़े हो, रपट के हो, यह सब जो है वही थाना में क्या होता, जाके लिखवाएगा। थानेदार की जिम्मेदारी होती है। अब देखिएगा थानेदार का क्या जिम्मेदारी होगा कि यहाँ पर यह मोहन ने मान लीजिए केस किया जाके, तो अब थानेदार का जिम्मेदारी है कि उसकी जांच पड़ताल करे, जांच पड़ताल करके यह अंदर के मामले को यह जो है उस पर कार्रवाई करे। यही क्या होता है, पुलिस थानेदार का काम होता। अब करें कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या होता है वहाँ पर।
अब जैसे मोहन को मारा था रघु ने। मोहन गया पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन जाइएगा तो यह मान लेते हैं पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर थानेदार है। तो जब पुलिस स्टेशन आप जाएंगे तो यहाँ पर सारा नाटक दिखाना पड़ता कि हम उसके घर पर कैसे गए, कैसे उन्होंने कुदाल से मारा, खंती से मारा, लाठी से मारा, यह सारा कुछ दिखाना पड़ता। उसके बाद जो यानी कि एक तरह से समझिए कि यहाँ पर एक नाटक पेश करना होता कि हमने उसके घर पर पहुंचा, उसको ये बात बोला, उन्होंने ये बात बोला, फिर हमको ये जवाब दिए, फिर उन्होंने हमको मारने लगा। और यह एक आध दो गो गवाह भी रखता है, चूँकि यह जब तक गवाह नहीं देंगे पुलिस आपका बात को मानेगा ही नहीं। वह कहेगा ठीक है बाद में आना, ऊपर चले जाओ, नहीं होगा केस, अभी हम फ्री नहीं हैं, तरह तरह का बात यह गरीब लोग को यह करता। लेकिन वही कोई अमीर आदमी जाएगा तो क्या होगा, उसकी केस तुरंत लेता, तुरंत सुनवाई करता उस पर। तो यह पुलिस, यह ऐसा पुलिस थाने में थानेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो यह हो गया पुलिस थाने में होने वाला काम। यही होता है कि नाटक दिखाइए और वह सारा मामला को दर्ज करेगा। अगर उसका मन किया कि नहीं अभी नहीं लेंगे तो आपको वापस भेज देगा। फिर आप मूर्ख हैं तो फिर क्या होगा, दूसरे आदमी को पकड़ के ले जाइए, तब उसकी बात को समझता है, सुनता है, तब वह क्या करेगा, यह केस दर्ज करता। तो ये हो गया आपका थानेदार का काम। अब हम चलते हैं राजस्व विभाग का काम क्या होता है। अब देखिएगा राजस्व विभाग की अगर हम बात करेंगे, ये तो झगड़ा हुआ। अब राजस्व विभाग झगड़ा का कारण चूंकि खेत का था, तो खेत का देखिएगा जो राजस्व विभाग होता, यहाँ पर देखिएगा 3-4 गो पॉइंट याद रखिएगा। सबसे नीचे में होता है पटवारी, और पटवारी के ऊपर में होता है तहसीलदार, तहसीलदार होता है। इसके ऊपर होता है एसडीएम, और इसके ऊपर होता है डीएम। यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर रहता है। यानी कि जैसे पटवारी हो गया, पटवारी का काम क्या होता है, ज़मीन को नापना और उसके रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। अब यह सही से किया कि नहीं, इस पर तहसीलदार सही से काम नहीं कर रहा है तो इस पर नियंत्रण रहता है डीएम का। एसडीएम अगर सही से काम नहीं करता तो उसका रहता है कौन, डीएम ऊपर में। तो सब जो है एक दूसरे से क्या होता है, बंधे रहते हैं। तो ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना यह किसका काम होगा, पटवारी का। अलग अलग राज्य में इसका नाम भी पटवारी का अलग अलग होता है, याद रखिएगा। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखापाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं आपका ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, कहीं कानूनगो भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर पटवारी शब्द को यूज करेंगे। अब क्या करता है पटवारी, किसानों से यह भूमि कर भी इकट्ठा करता, जो यह भूमि का टैक्स होगा वह भी इकट्ठा करता, और सरकार यह को जो है अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में क्या होता है, यह जानकारी देता है कि वहाँ पर कौन कौन सा उस क्षेत्र में फसल लग रहा है, उसके बारे में यह सरकार को क्या करता है, जानकारी भी देता है। इसकी यह होगा क्या, राजस्व विभाग का काम। अब किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे की रिकॉर्ड यह ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा जब किसान अपना ज़मीन बेचता तो यह जो है, अब जो नक्शा का ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए जब आप प्रति उसका कॉपी चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या होगा, कुछ पैसा चुकाना पड़ता है। और किसान को जो है इसकी नकल यह पाने का अधिकार भी होता है। किसान अब जो इस प्रकार का रिकॉर्ड निकलवाता है, क्यों, उसका ज़रूरत क्या पड़ता है, तो 2-3 गो पॉइंट याद रखिएगा कब ज़रूरत पड़ता है उसको। तो एक किसान को दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना होगा, बेचना होगा, तब उस रिकॉर्ड का ज़रूरत पड़ता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचेगा तब ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा है कि एक किसान को अपने ज़मीन में कुआं खोदने के लिए अगर लोन लेना होगा, बैंक से कर्ज लेना होगा, तब पर भी यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा नकल का। और एक किसान अपने या खेतों के लिए खाद खरीदने के लिए अगर कर्जा लेगा तो उसके लिए भी क्या होगा, उसको ज़मीन का कागज़ दिखाना होगा। एक किसान अगर अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों के नाम बांटना चाहता है, तब पर भी उसको यह क्या होगा, रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तो यह याद रखिएगा। अब देखते हैं ना कि यह तरह तरह का जो है रिकॉर्ड कर्मचारी होता, वहाँ से आप निकलवाइए। अब इस झगड़ा को समाप्त करने के लिए से 2 खेत था, एक था रघु का, एक था मोहन का। तो कहने का मतलब है कि यह आपका आड़ी काटा है कि नहीं काटा है, सारा रिकॉर्ड रहता है किसके पास, तहसीलदार के पास। तो अगर आप झगड़ा नहीं करके तहसीलदार के पास जाते तो फिर आपका वह ज़मीन का मपाई करता, और फिर अगर आपका ज़मीन पूरा है, इसका भी ज़मीन पूरा है, तो कोई किसी का आड़ी नहीं काटा। लेकिन ऐसा होता नहीं,
काहे कि इसमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता, और इसमें डायरेक्ट लोग चाहता है कि हम तुरंत समस्या को सुलझा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने खुद से समस्या सुलझाएंगे तो और उलझ जाता है ये सब टर्म में। यहाँ पर क्या हो गया, पटवारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद यह एसडीएम, एसडीएम के बाद क्या हो गया, डीएम। अब देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि यह एक हिंदू कानून है। पहले जो है महिलाओं लोग को यह जमीन का जो मालिकाना हक था वह हमेशा यह पुरुष के पास ही रहा था, यानी कि इसमें महिला का अधिकार कभी नहीं रहा। तो इसीलिए से सरकार ने जो है एक कानून लाया और उसको कहा हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, देखिएगा। अभी जो आपको हम बता रहे हैं कि अभी तक कई राज्य में हिंदू औरत को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, और पिता की मृत्यु के बाद, जैसे पिताजी का मृत्यु हो जाने के बाद जमीन जो है उसका जमीन का टुकड़ा जो है, जैसे 2 बेटा है तो 2 टुकड़े में बांट दिया जाएगा। जैसे जमीन मान लेते हैं कि 5 बीघा है तो 2 बेटा है तो 2.5 बीघा ले लेगा। अगर 8 बीघा जमीन है तो समझिए उसको 4 बेटा है तो वह 2-2 बीघा, यानी कि 2 बीघा इसको, 2 बीघा इसको, 2 बीघा इसको, 2 बीघा, यानी कि अगर बेटी भी है, मान लेते हैं एक व्यक्ति, यह आपका मोहन ही है, तो मोहन को 2 बेटा है और 2 बेटी है। तो याद रखिएगा, जो मोहन की मृत्यु के बाद उसके बेटों में जमीन यह का बंटवारा होगा, ना कि बेटी को नहीं दिया जाता। कानून अभी भी बनाया सरकार, लेकिन अभी भी हमारे समाज में प्रथा है कि बेटी लोग कहता है कि पहले से ही अपना अधिकार नहीं मांगती थी, और नहीं मांगने के कारण अब जो है बेटी खुद भी लेना नहीं चाहती है। हिस्सा उसका है लेकिन नहीं लेना, ऐसा कानून प्रावधान किया गया कि अब बेटी को भी प्राप्त होगा ज़मीन। अगर वह दावा चाहेगी तो वह ले सकती है, लेकिन ऐसा किसी की बेटी करती नहीं है। तब नए कानून के अनुसार क्या हो गया कि हिंदू परिवारों में बेटे, बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी कि अगर पिता की मृत्यु हो जाता, मान लेते हैं 3 बीघा ज़मीन है और उसका 1 बेटा है, 1 बेटी है और 1 पत्नी है, तो कह रहे कि अब जो ज़मीन का बंटवारा होगा यह तीनों में बराबर हिस्सा में होगा। 3 बीघा है तो इसको 1-1 बीघा मिलेगा। अगर 6 बीघा है तो 2-2 बीघा मिलेगा, 2 बीघा बेटा को, 2 बीघा बेटी को और 2 बीघा पत्नी को। इस प्रकार से यह कानून में क्या हो गया, लागू किया गया। और यह कानून कहता है कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सब में लागू होता। तो यही था आपका हिंदू अधिनियम, यह धारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर में जब हम जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर एक बेटिया की चाह है, इसने कुछ कविता लिखी थी जब उसको यह धारा 2005 नहीं आया था, उसके पहले। कहती है कि विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यानी कि पिताजी को जो घर मिलता विरासत में उसके पापा से मिला। यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। अब यही घर, यह तो पिता उसके दादाजी ने दिया उसके पिता को, अब यही घर उसके भैया को मिलेगा। और मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, चूँकि इसका कुछ भी नहीं, इसका हिस्सेदारी नहीं था। बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, यानी कि पहले से ही औरतों को बता दिया जाता कि पिता के घर में तुम्हारे हिस्सा नहीं है, औरत का हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज, यह में रेशम और सोना। कहने का मतलब है कि लड़की कह रही है कि यह पिताजी को मेरे दादाजी से घर मिला है विरासत में, यही घर मेरे भाई को मिलेगा। तो मेरी माँ और मैं, यानी कि ये दोनों को क्या मिलता, कहती है लड़की कि अब जो है यह दहेज में रेशम और सोना नहीं चाहिए, हमें एक घर चाहिए अपना। तो इस प्रकार से ऐसा दर्द इसमें बयां किया गया है। और हिंदू धारा अधिनियम 2005 इसके तहत यह सबको क्या कर दिया, अब जो है ज़मीन पर अधिकार हो सकता है। अगर कोई लड़की लेना चाहेगा अपना भाई से तो वह लेती है, लेकिन ऐसा हमारे समाज में
ठीक बात नहीं समझा जाता, लेकिन ले सकती है।